हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम हमारी आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसे जानने से पहले एक बार फिर से मैं तुम्हें बता दूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, सोल्यूट कौन सा है उस पर डिपेंड नहीं करती है। और आज हम जानेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो चल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि सिंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पैटर्न में चेंज हुआ है, 2 बार एग्ज़ाम होगा, उसको नेगेटिवली नहीं लेना है। देखो, वो बहुत अच्छी चीज़ हुई है। उससे ये एडवांटेज हुआ है कि तुम्हारा एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में भी उन्होंने रख लिया ना, तो अब तुम उसके चक्कर में पढ़ोगे। और तुम ये सोच नहीं सकते हो कि तुम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बाद में टारगेट करोगे, मेंस और एडवांस या नीट, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उस नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम के चक्कर में तुम अभी से पढ़ना शुरू करोगे कि यार 3-4 महीने ही रह गए हैं, तो फिर उस चक्कर में तुम ज़्यादा पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और वो तुम्हारे लिए बाद में बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा, ठीक है। तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से लेना है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उनके साथ चक्कर यही हो गया कि मार्च में एग्ज़ाम थे तो मार्च के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, फिर पता चला 2 महीने पहले कि कैंसिल हो गए, मई में होंगे, तो फिर वो हल्के हो गए। फिर मई में 1-2 महीने पहले पता चल गया कि जुलाई में होंगे, फिर वो हल्के हो गए। फिर जुलाई के टाइम पता चल गया कि कैंसिल हो गए, तो वो इतना अच्छे से अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाए। अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन ये केस तुम्हारे साथ नहीं होगा। ओके, तो इसको एकदम अच्छे से लेना है। बहुत अच्छी चीज़ हुई है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। इस दुनिया में ना भगवान भी कुछ कुछ तरीक़ों से ये प्रूव करना चाहते हैं कि हर चीज़ बैलेंस्ड है। किस तरीके से? देखो, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो जो अगरबत्ती की फ्रेगरेंस की कंसंट्रेशन है, जो पार्टिकल्स है, वो बस इतने से एरिया में है। लेकिन जैसे जलाई तो वो यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और कमरे में उसकी कंसंट्रेशन कम थी। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं लोअर कंसंट्रेशन में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। ज़्यादा कंसंट्रेशन से पार्टिकल ट्रेवल करते हैं लोअर कंसंट्रेशन में। सबकी टेंडेंसी है ये, ठीक है। दुनिया के हर पार्टिकल की टेंडेंसी है कि वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करेगा। और एग्जाम्पल, परफ्यूम तुम लगाते हो, जैसे तुमने छिड़का तो हमारी बॉडी पे उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो हमारे आसपास वालों को भी उसकी फ्रेग्रेंस आती है, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन से परफ्यूम के पार्टिकल्स कम कंसंट्रेशन में ट्रेवल करते हैं, अपने आप करेंगे, ठीक है। तो यही कहानी अगर लिक्विड के केस में होती है, किसके केस में? लिक्विड के केस में। कि हमने क्या किया, कहानी समझना। 2 बाल्टी ली, और केमिस्ट्री की भाषा में बोलूँ तो 2 बीकर लिए, और इन्हें एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब पाइप से कनेक्ट कर दिया, एक में डाला मैंने इस तरफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब केवल प्योर, अपना वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट। और इस तरफ मैंने उस सॉल्वेंट में क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ब्लैक का मतलब है सॉल्वेंट जो कि कैसा है? वोलेटाइल। और ग्रीन का मतलब है सोल्यूट जो कि कैसा है? नॉन वोलेटाइल, ठीक है। इस पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सोल्यूट अपना कैसा है? नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट है वोलेटाइल। तो एक तरफ बकेट में मैंने क्या लिया? प्योर सॉल्वेंट लिया, और यहाँ पे सोल्यूट भी उसमें डाल दिया, और इन दोनों के बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन लगा दी मैंने। मेम्ब्रेन मतलब जाली टाइप की, बहुत पतली सी एक लेयर लगा दी। बायो वाले बच्चे समझेंगे मेम्ब्रेन का मतलब, जिसे बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक काइंड ऑफ लाइक बहुत पतली सी लेयर, ठीक है, बहुत स्पेशल लेयर होती है, ये लगा दी। अब होगा क्या कि मुझे एक बात बताओ कि यहाँ भी अपना सॉल्वेंट आएगा। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ कितनी है? अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बात करूँ तो सर यहाँ तो सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, तो फिर मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है रे? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ, अगर सॉल्वेंट की बात करें तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सपोज N1 है,
और नीचे टोटल मोल्स भी N1 ही है, N2 तो है ही नहीं, सोल्यूट तो है ही नहीं, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1। किसी भी प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन 1। और यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन 1 से तो छोटा ही होगा क्योंकि सोल्यूट आ गया है। तो अगर अपन सोल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो N1 अपॉन N1 प्लस N2, तो N2 कुछ ना कुछ आ गया, सोल्यूट अपन ने डाल दिया तो नीचे वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सोल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 1 से कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। और सीधे सीधे दिख रहा है कि सर यहाँ प्योर सॉल्वेंट था और यहाँ उसके साथ साथ अपन ने एक सोल्यूट भी डाल दिया, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और भगवान ने कैसा नेचर बनाया है, कैसा कि सर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अपने आप कोई भी चीज़ जाएगी। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए अपने यहाँ हाई कंसंट्रेशन से किधर फ्लो होने लग जाएगा, लो कंसंट्रेशन में। यहाँ से अपना जो सॉल्वेंट है, सपोज करो पानी, यहाँ है पानी और शुगर, ठीक है, ग्लूकोज, तो यहाँ से पानी इसमें फ्लो होने लग जाएगा क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। समझ में आई बात? ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूँ, क्वांटिटी दोनों में इक्वल ली है मैंने। कंसंट्रेशन कि सर यहाँ पे 1 थी, यहाँ 1 से कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होने लग जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। इसके बारे में तुमने आई गेस बायो में 9th क्लास में भी पढ़ा था, नाम अगर याद आ रहा हो, और अगर तुमने 9th में पाप किए हैं तो कोई बात नहीं, उन पाप को धोने के लिए मैं हूँ ना। तो क्या है ऑस्मोसिस का मतलब? ऑस्मोसिस का मतलब ये है सर, सिंपल सी बात, लिक्विड का फ्लो उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या हुआ सर? लिक्विड फ्लो हो रहा है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहीं से डेफिनेशन आ जाती है ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस की। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे बाद में आएंगे हम, पहले ऑस्मोसिस समझ लेते हैं। ठीक है, चलो। The process of flow of solvent, कौन फ्लो हो रहा है? सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे हम शॉर्ट में SPM भी बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, इस चैप्टर का एंड चल रहा है ये अभी, नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वहाँ हम देखेंगे ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर लिक्विड या सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। क्लियर? चलो नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। नोट कर लो भाई। हो गया क्या? चलो अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब देखो हुआ क्या कि हमें पता है कि सर पानी राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में पानी आएगा ही आएगा। हाँ या ना? बिल्कुल आएगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इस तरफ एक पिस्टन लगा दूँ और इस पिस्टन को ऐसा दबाऊं, इस पे प्रेशर दूं, अगर मैं ज़्यादा प्रेशर दूंगा तो क्या इधर से सॉल्यूशन इधर जाने लग जाएगा? हाँ या ना? कि सर इधर से पानी आ रहा है ना, अपन इस पानी को रोकना चाहते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ऊपर से एक पिस्टन लगा दी और इस पिस्टन पर प्रेशर लगा रहा हूँ, ये ले प्रेशर, ताकि ये वाला जो सॉल्यूशन है उसको धक्का दे, उसे आने ही नहीं दे। ठीक है, तो पहले मैंने कम प्रेशर लगाया तो पानी अभी भी आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, थोड़ा और प्रेशर लगाया अब और कम आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है, थोड़ा सा और लगा दिया,
इस प्रेशर पे पानी आना बंद हो गया उधर से, इस प्रेशर पे ऑस्मोसिस होना बंद हो गया। तो ऐसा प्रेशर जिसमें सॉल्वेंट का फ्लो बंद हो जाए, या फिर दूसरी भाषा में बोलूं तो ऐसा प्रेशर अगर हम यहां से लगा दें जिस पे ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए तो उसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आई बात कि सर अपन ने यहां से, अब उधर से पानी आ रहा है, हम नहीं चाहते कि पानी आए, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है, क्योंकि ये धक्का देगा ना फिर उस पानी को, इधर से प्रेशर लगेगा तो प्रेशर लग रहा है तो ये पानी, ये जो सॉल्यूशन है जाएगा कहाँ, ये इसे पुश करेगा कि अरे यार यहाँ तो मेरी प्रेशर लग रहा है, तू क्यों आ रहा है, जा जा जा। तो जैसे ही वो उधर जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा, एक प्रेशर जिस पर पानी इधर से आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो फिर उल्टा सॉल्यूशन से इस तरफ फ्लो होने लग जाएगा, तो वो अपन नहीं चाहते हैं। तो ऐसा प्रेशर जिस पे जस्ट ऑस्मोसिस रुक जाए उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आई बात। तो यहां से अपन एक प्रेशर लगा रहे हैं और उस प्रेशर को हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उस पी से नहीं दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं। सर पाई से ही क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी वालों को पाई पसंद आया। The pressure that just stop the flow of solvent from high concentration to low concentration। ऐसा प्रेशर, the pressure that just stop the flow of solvent from high concentration to low concentration is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। समझ में आई बात, ठीक है। इसी को दूसरी लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं हम, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आई बात। तो ये डायग्राम बनाना, ठीक है, ये डायग्राम बनाना है और इसमें ये पाई दिखा देना है। अच्छा नोट कर लो, फिर आगे बात करें। नोट करो, 1 2 3। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि अभी अपन प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, अभी ऑस्मोसिस होने दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन इधर कम होगी उतना तेज़ी से पानी यहाँ से आएगा कि भाई यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम है, लगभग 0 के बराबर है, बहुत कम, 0.00 समथिंग है, या फिर तो मान लो 0.6 है, ठीक है, 0.6। तो यहाँ से पानी तेजी से आएगा, और यार बहुत कम कंसंट्रेशन है, जल्दी जाओ कंसंट्रेशन को बढ़ाओ। अगर कंसंट्रेशन होती 0.99 तो पानी इतना तेजी से नहीं आता कि यार थोड़ा सा ही जाएंगे जिसमें कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा यहाँ की कंसंट्रेशन कम रहेगी, किसकी कंसंट्रेशन, सोलवेंट की। जितनी, इस कहानी को समझना बहुत ध्यान से, ये जो चीज़ है ना बहुत कंसेप्चुअल है, इसे समझ जाओगे बड़ा मज़ा आएगा न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। और कितना भी घुमा दे तुम घूमोगे नहीं। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी कम यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जितनी कम रहेगी उतना तेज़ी से पानी वहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस बात को लिखता हूँ मैं, लेसर द, क्या सर इससे अच्छे तो सर्व ही नहीं करती, lesser the concentration of solvent। जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, हायर द ऑस्मोसिस, उतना ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा। इधर जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा। अब जितना ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा सर, और तेज़ी से पानी आ रहा है तो अपन को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा क्या, हाँ या ना। सर बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज हायर द ऑस्मोटिक प्रेशर।
सो जितनी कम यहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन रहेगी उतना ज़्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। जितनी कम सोलवेंट की कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है कि भाई जितनी कम सोलवेंट की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन। सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, 1 माइनस x1। मोल फ्रैक्शन से एग्जाम्पल से समझना है ना, तो x2 हो जाता है 1 माइनस x1। यानी कि तुम सोचो जितना कम x1 होगा तो 1 में से उतनी कम चीज़ कम होगी तो उतना ज़्यादा x2 होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। भाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट के अपने आप कम हो जाएगी ना। यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0, सोल्यूट है ही नहीं। यहाँ जैसी सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो सॉल्वेंट की कम हो गई। फील लो ना इस चीज़ की, यहाँ तो सोल्यूट ही नहीं था, उसकी कंसंट्रेशन 0 थी तो ये पूरा का पूरा 1 था। यहाँ जैसे जैसे अपन सोल्यूट ज़्यादा डालते जाएंगे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम। यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की उतनी कम सॉल्वेंट की, उतना ज़्यादा ऑस्मोसिस, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या मैं यहाँ से एक बात ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जितनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हायर द ऑस्मोटिक प्रेशर। हम कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा सोल्यूट की होगी उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हायर द ऑस्मोटिक प्रेशर। जितनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? एक और बार समझो, हुआ क्या कि सर यहाँ पे सोचो कि जितनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी इतनी सोल्वेंट की कम होगी। अब सोल्वेंट की कम होगी तो यहाँ वाला सोल्वेंट जल्दी से आएगा कि यार कम है यार, अपने भाई को सप्लाई करो। वो तेज़ी से आएगा तो अपन को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। तो यही तो बात है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हायर द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से मैं एक बहुत शानदार बात कंक्लूड करने जा रहा हूँ। देखो मैं ये बार बार यही बताता हूँ कि केमिस्ट्री में बहुत कम चीज़ें हैं रटने की, समझने की भी उतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तुम्हारा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भी चीज़ रटना मत वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि सर मैं बोल सकता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को हम यहाँ पे लिया जाता है, जब हमने कैलकुलेशन करके देखा कि भाई कौन सी कंसंट्रेशन आ रही है तो वो आई मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ सोल्यूट। और इसको हम दिखाएंगे सी से। काय से दिखाया गया, सी से। सर हम क्यों सी से दिखाएंगे, हम तो एम से दिखाएंगे, कैपिटल एम से। कैपिटल एम मोलर मास हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पे इसे सी से दिखा रहे हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब जब कांस्टेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो दो कांस्टेंट पिक्चर में आए। एक तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला, और एक टेम्परेचर। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो यहाँ से एक और बात समझ में आई कि सर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, बाकी तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी जो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती थी? तो हमें ये पता चल गया कि सर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, कौन सा सोल्यूट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मज़ा आया, फील आई, ठीक है। तो ये हो गया पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है? मोलारिटी है। सी क्या है? सी है मोलारिटी। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। पाई क्या है? ऑस्मोटिक
प्रेशर। तुम्हें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो यूनिट ऑस्मोटिक प्रेशर की लो वही यूनिट आर की लेनी है, ठीक है। आर की वैल्यू वो दे के रखेगा 8.314, 0.083, जो भी होगी वो क्वेश्चन में दे के रखेगा, उसको लेके चिंता मत करना, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि अगर आर बार में है तो इसे भी बार में लेना, आर पास्कल में है तो इसे भी पास्कल में लेना। क्लियर, दोनों के यूनिट सेम रखना, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, तो नोट कर लो, नोट कर लो भाई। चलो, वाह सर, आनंद आ गया। आनंद आनंद तो अभी आना शुरू हुआ है भाई, अभी तो तुमने बस ये समझा है। अगली वीडियो में जब मैं तुम्हें इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, तो चौंक जाओगी, मज़ा आ जाएगा। और जनरली जो केस बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे ना हमारे नए पैटर्न में, वो इस तरीके की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ही बेस्ड बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में से एक केस बेस्ड क्वेश्चन बने, जहाँ से वो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका न्यूमेरिकल सब पूछ लें। तो हमने समझा ये। अब लगा देते हैं, हमें पता है कि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से हमें मोलर मास भी निकालना है सोल्यूट का, तो चलो उस पर काम करते हैं। पाई इज इक्वल टू, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आर टी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सर इस v को इस तरफ भेज देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो पाई इंटू वॉल्यूम इन लीटर, बार बार लीटर लीटर रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम काय में आती है लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास आर टी। अब मोलर मास निकालना है, मोलर मास इधर चला गया, तो ये आ गया W2RT अपॉन पाई इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। पाई इज इक्वल टू CRD, कभी डायरेक्ट कंसंट्रेशन देके रखेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर कंसंट्रेशन नहीं दिए, मास वास दिए हैं, तो फिर इस टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। मोलर मास इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई इंटू वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम लेनी है। क्लियर, चलो नोट कर लो। बस अब न्यूमेरिकल करेंगे हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो यही किया है। सबसे पहले उसका बेसिक फार्मूला, फिर उससे हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख भी लो कि M2 मतलब सोल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और V वॉल्यूम इन लीटर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। वॉल्यूम काय में आएगी, लीटर में आएगी। ओके, चलो नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे शानदार। हो गया, चलो जो दिखाई दे रही वो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आई, समझो शिनचैन नहीं कुछ किया। आ जाता है सवाल, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन contains 1.26 gram of the protein. 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contain 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at
300 केल्विन, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखना है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में दे तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना, इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार, 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास of protein, calculate the molar mass of protein, given R is equal to 0.083 liter bar per mole per Kelvin, ठीक है। तो चलो एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, एकदम सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाला क्वेश्चन है, एक ट्विस्ट है बस, ठीक है। खुद से ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। हो गया। अब देखो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे दी है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो पता रहता है क्या नहीं। ऑफ प्रोटीन कंटेंस 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का मास दे दिया है। किसका सॉल्यूशन है? प्रोटीन का। तो सोल्यूट क्या हो गया? प्रोटीन। प्रोटीन और पानी का है ना, तो फिर प्रोटीन सोल्यूट हो गया। तो ये सोल्यूट का अपन को मास दे दिया उसने, गिवन मास। द ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है ये तो। ऑस्मोटिक प्रेशर भी अपन को दे दिया 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार, और टेम्परेचर भी दे दिया 300 केल्विन। अब मुझे पता है ऑस्मोटिक प्रेशर में जो वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है वो काय में पड़ती है? लीटर में। काय में पड़ती है? लीटर में। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है ये है 200 मिलीलीटर। अब जिन बच्चों को कन्वर्जन नहीं याद है, दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होते हैं वॉल्यूम के। पहला कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, यानी कि इस तरीके से लिखो, मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -3 से। मीटर क्यूब से जब लीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -3 से। क्लियर? लीटर से मीटर क्यूब में आना हो तो 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन ज़्यादा काम क्या आता है? मीटर क्यूब से लीटर। तो इस बात को नोट कर लो कि मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -3 से, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। सेंटीमीटर क्यूब और ml दोनों सेम यूनिट है, इक्वल है, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को मैं 200 मिलीलीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की चीज़ें हैं। अब मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3 पढ़ा था लास्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। तो 200 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये हो गया। और कुछ दिया है क्या? आर भी दे दिया अपन को, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। तो ये चीज़ नोट कर लो। मीटर क्यूब से लीटर में कैसे जाएंगे? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। और एक सिंपल सी रिलेशन ये याद रखनी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml ही होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह तुम मिलीलीटर लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये यहाँ काम में आती है। देखो न्यूमेरिकल में, अब अगर तुम्हें यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो चक्कर पड़ जाएगा। इसे कहीं नोटबुक के ऊपर वाले हिस्से में लिख लेना तो परमानेंट हमें याद रहेगा। न्यूमेरिकल्स में छोटी छोटी चीज़ें होती है केमिस्ट्री में। तो क्या लिख रहा था मैं? फॉर्मूला क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर? मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू W2RT अपॉन वॉल्यूम इनटू पाई, और वॉल्यूम का में ले लें लीटर में। तो W2 कितना है? 1.26। R कितना है? 0.083। टेम्परेचर कितना है? 200 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन वॉल्यूम कितनी है? अरे यार टेम्परेचर तो कितना है? 300 है। टेम्परेचर है 300 और V कितना है? वॉल्यूम है 200
इंटू 10⁻³ उसके बाद पाई कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब देखो भाई कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सर लग तो नहीं रहा है कैंसिल होता हुआ, तो एक काम करते हैं 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 × 1 = 2 और ये हो जाएगा 0.63 है ना, तो ये हो गया 100। तो क्या बच गया भाई, ये हो गया 0.63 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन ये 100 मतलब 10⁻² और 10⁻³ मिलके क्या हो गया 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻³ मिलके हो गया 10⁻⁻1 और फिर 10⁻⁻3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 2.57। आगे सॉल्व करते हैं, इसके बाद कितना विजिबल है तुम्हें? ओके अभी तो है। तो देखो भाई इस 10⁻⁻4 को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻+4 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.63 इंटू 0.083 इंटू 300 इंटू 10⁻4 अपॉन 2.57। अब ये देखो कि अपन को कितने ज़ीरो की ज़रूरत है इन सब के पॉइंट हटाने के लिए। सर 1 2 की तो यहाँ पे और 1 2 3 की यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास 4 0 ये है, 1 0 यहाँ से ले लेते हैं, तो सारे पॉइंट हट जाएंगे क्या? ये बात समझ में आई? पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे 1000, तो 10⁵ और इन दोनों ने भी मिलके 10⁵ बना दिया, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 63 इंटू 83 इंटू 30 बच गया, 10⁻4 और 1 0 तो गई अपॉन 2.57। अब देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 यहाँ आ जाएगी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और ये लगभग 6 4 = 24, 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। मल्टीप्लाई करके देखो 63 इंटू 4, 4 3 = 12, कैरी 1 252 और 257 लगभग 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। 4 से इसे कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 7 = 28, 4 5 = 20, तो 750 इंटू 83 कर देते हैं, 750 इंटू 83, तो 50 हटा दो अभी 0, 5 3 = 15, कैरी 1 22 इंटू 8 5 = 40, 0 कैरी 4 60, 5 2 2 6, तो अपना आंसर आ गया 62250। इतना बड़ा आंसर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, ग्राम्स, यानी कि इसे किलोग्राम में लिखूं तो अपना आंसर आ जाएगा 62.25 किलोग्राम। प्रोटीन्स तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनका मास आ सकता है, हालांकि कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना, मुझे आंसर श्योर नहीं है। बाकी कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा और आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। आज इतना ही, कल हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की रियल लाइफ एप्लीकेशन। RO का नाम सुना है, घरों में जो फिल्टर लगता है, RO की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। चलो बाय।